आज हम बात करेंगे गोले दर्पण से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदुओं की, उसके जो भाग होते हैं और जो इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं उन भागों की, उनका इनसे बनने गोले दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं बीम के, वे किस प्रकार बनते हैं, उनके नियमों की उनके नियमों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोले दर्पण जो बनाए जाते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं। तो गोले दर्पण बनाने के लिए हमें एक कांच का खोखला गोला चाहिए होता है। तो जैसे आपको ये सामने दिख ही रहा है, एक बना हुआ है, और इसको हम क्या करते हैं, इसके पार्टीशन कर देते हैं, एक साइड थोड़ी काट देते हैं। उसके बाद हमारे पास दो तरीके के बन जाते हैं। अगर हम इसको हम इस तरह से काट देते हैं, इस साइड का भाग निकालते हैं, तो वे इस तरह का भाग आपको दिखेगा, उसको अवतल दर्पण के रूप में ट्राई कर लेते हैं। या अगर उसी भाग को हम पलट कर दूसरी साइड से लगा लें तो हम अंदर की साइड पॉलिश कर लेते हैं, इस तरीके से जैसे यहाँ दिख रहा है आपको। तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। हमने कल आपको अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बताया भी था। अब देखते हैं आगे कि सबसे पहले इसमें जो भाग होता है वो होता है, ये आपको जो गोले का केंद्र दिख रहा है ओ, जो यहाँ रिप्रेजेंट है। जब हम दर्पण बना लेते हैं इसका, तो दर्पण बनाने के बाद हम इसी गोले के ये जो केंद्र है, इसी गोले के केंद्र को इस दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और इसको क्या लिखा, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हमने क्या देखा, देखो ओ से ए तक की दूरी कितनी लिखी हुई है, आर, ये लिखी हुई है यहाँ, और सी से पी तक की दूरी भी यहाँ क्या लिखी हुई है, आर। तो इसका मतलब जितनी रेडियस का ये गोला है, यानी जितनी त्रिज्या इस गोले की है जिस काट कर हमने दर्पण बनाया है, वही त्रिज्या क्या कहलाती है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और इससे पहले नाम था केवल वक्रता के साथ यहाँ क्या लगा हुआ था, केंद्र लगा हुआ था। अब ये जो P है, ये P क्या है, इसको बोलते हैं हम ध्रुव। परावर्तक तल जो भाग होता है, ये परावर्तक पृष्ठ जो होता है, इसका मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हम ये जो आपको C और P को मिलाने वाली रेखा दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद अब हम बात करें तो जो हमारे पास प्रकाश की किरणें होती हैं, तो इस CP के समांतर अगर कोई रेखा चले, जैसे आपको यहाँ एक रेखा जाते हुए दिख रही है दर्पण की साइड, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, इस CP के समांतर जो हमने मुख्य अक्ष नाम दिया है, ये रेखा परावर्तन के पश्चात आपको इस मुख्य अक्ष के F बिंदु पर दिखाई देती है परावर्तित किरण टकराते हुए। ऐसे अगर कोई किरण नीचे से जा रही हो या इस तरह की बहुत सारी किरणें हों, तो वे सभी की सभी जिस बिंदु को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं, या अगर आप अब उत्तल दर्पण की बात कर लें, तो जब ये किरणें देखिए, ये किरणें जा रही थी दोनों, और ये परावर्तित किरणें हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें तो इस साइड प्राप्त हुई, लेकिन ये दोनों आती हुई कहाँ से प्रतीत होती है, अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। F से P तक की जो दूरी है, ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। ठीक है। अब बात करते हैं हम इस जो दर्पण होते हैं इसे प्रतिबिंब बनने के नियमों की, प्रतिबिंब बनने के नियमों की। तो हमारे पास इसके तीन मुख्य नियम होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। क्या क्या, कि अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात सदैव वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। जहां मैंने अभी बताया था कि समांतर जो मुख्य अक्ष समांतर किरण होती है वो कहाँ से परावर्तित किरण कहाँ टकराती है, फिर बाद में मुख्य अक्ष पर, F पर। इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो हमेशा ही क्या होगा, जो समांतर चलने वाली किरण होगी वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस पर टकराएगी। ऐसे ही अगर किसी वजह से मैं यहाँ से इसके एरो हटा दूँ और इस रेखा को यहाँ से गायब कर दूँ, तो अब क्या होगा कि इसके एरो चेंज करने हैं केवल। यहाँ कोई अगर ये बिंब रखा हो, ठीक है, अगर यहाँ कोई बिंब रखा हो A और B, तो यहाँ से अगर कोई किरण चलती है और वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये सेकंड नियम है। पहला क्या था, मुख्य अक्ष से समांतर किरण चलती है तो वो फोकस से होकर जाती है। और अगर हम बात करते हैं सेकंड नियम की, तो वो क्या होता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड नियम क्या है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है,
तो वह अपने ही मार्ग में वापस लौट आते हैं, यानी उसके मार्ग में कोई विचलन उत्पन्न नहीं होता। ये सोच के चलिए, यहाँ एक आपका वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से होते हुए कोई किरण ये मैंने दर्पण पर डाली है, तो ये किरण जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग पर वापस हो जाती है, जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। मैं आपको यहीं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मुख्य अक्ष हमने खींचा था CP, ये इस P बिंदु पर हमेशा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो ये तो आपके 3 नियम हो गए प्रतिबिंब बनने के, इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं हो गई। यहाँ जो ये MN होता है, परावर्तक तल का जो वक्रीय भाग है, जो वक्रीय भाग की सीमा होती है, इसको हम द्वारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्वारक। अब बात करते हैं हम कि इनमें जो दूरियां लेते हैं, जैसे हमने यहाँ दूरी की बात करी है, R है, ये F है, ठीक है, इस तरह की, तो ये पॉजिटिव होती हैं, निगेटिव होती हैं, या कैसे ली जाती हैं पॉजिटिव निगेटिव, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक रिलेशन और बता दूं मैं कि जो R और F होते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी होती है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी R = 2F। आइए अब इधर देखते हैं कि जब हमें प्रतिबिंब बनाने होते हैं या जो दूरियां लेनी होती है वो पॉजिटिव या निगेटिव कैसे ली जाती हैं। तो ये देखो, ये मैंने तो एक चीनी परिपाटी बना रखी है, लेकिन इसको मैं भी छोटे रूप में बताऊंगा कि आप कैसे याद रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो दर्पण हमारे पास दिख रहा है आपको, यहाँ P बिंदु भी लगाया हुआ है मैंने ध्रुव, तो ये केवल एक एक्सेस है, X और X'। ठीक है, अब जो वस्तु होती है वो हमेशा कहाँ रखी जाती है? दर्पण के बाईं साइड रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? बाईं साइड रखी जाती है। अब आपतित किरण की जो दिशा है, देखिए मैंने लगा रखा है एरो भी, आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो सदैव क्या होती हैं? इसकी जो यहाँ हम दर्पण से अगर बाईं ओर हटते चले जाएं तो सारी दूरियां, यानी बाईं ओर की जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो निगेटिव होती हैं। दर्पण से दाईं ओर की जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो सदैव पॉजिटिव होंगी। दर्पण इस मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव, और जो इस मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां हैं वो नेगेटिव। आप इसमें ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एक छोटा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम छोटी क्लासों में, क्योंकि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पढ़ चुके होते हैं, जो हम जिसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट डिवाइडेशन जो करते हैं, ठीक है, यहाँ जो होता है ये मूल बिंदु होता हो, जिसके कोऑर्डिनेट आप सबको पता होंगे क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ कोऑर्डिनेट का कोई काम नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ इस बिंदु को P मान के चलते हैं। ठीक है, और ये वाली एक्स किस साइड में है? इसके लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम देखते हैं तो एक्स कौन सा होता है? निगेटिव एक्सेस होता है। कौन सा होता है? निगेटिव एक्सेस होता है। लेकिन इस चीज़ को आप तभी फॉलो करें जब वस्तु यानी जो दर्पण हो उसका परावर्तक जो ध्रुव हो वो यहाँ रखा हो, और वस्तु कहाँ आ रही हो? इस जो आपने ये वाला एक्स माना इसके ऊपर आ रही हो, यहाँ इस साइड में, ये जो आपका सेकंड चतुर्थांश होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने वस्तु रख रखी है, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। वस्तु सदैव यही रखोगे तभी आपके लिए ये वाली चीज़ क्या होगी? फॉलो होगी। तो दर्पण को जब हमने ध्रुव को क्या मान लिया? मूल बिंदु मान लिया, तो इस ध्रुव से क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो सारी क्या होगी? निगेटिव, चाहे वो आप कोई सी भी नापो यहाँ। फिर आपने ये साइड पॉजिटिव एक्सेस है, तो इस साइड से मूल बिंदु से जो आगे की ओर आप जितनी भी दूरियां नापोगे वो क्या होंगी? हमेशा पॉजिटिव होंगी। ऐसी बाई डैश ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। ये बाई क्या होता है? ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ क्या होंगी? जो ऊपर की ओर मुख्य अक्ष से जो ऊपर की ओर दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो नीचे की साइड आप रहेंगी वो निगेटिव होंगी। ठीक है, तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की। पहले कुछ छोटे छोटे भाग थे, रिलेशन बताया हमने, छोटी छोटी दूरियों, इन दो दूरियों के बारे में बताया, आर के एफ के बारे में आपको, और उसकी चिन्ह परिपाटी बताई कि प्रतिबिंब बनाकर कैसे यूज करना है, कौन सी वैल्यू कैसे लेनी है। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।